नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा किया था कि बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मैं आपको प्रतिदिन एक सेट उपलब्ध कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 4 सेट उपलब्ध करा दिया है। आज जो है यह सेट नंबर 5 है। अगर उनको नहीं देखा है आपने तो उनको देख लें। प्रश्न जो हैं सारे प्रश्न एकदम बिल्कुल एग्जाम के पैरेलल हैं। मैं बता दिया हूं कि जो 1275 में जिस पैटर्न से प्रश्न आया है एकदम पैटर्न वही है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें मैथ रीजनिंग ऐड करिए और इसमें करंट अफेयर भी ऐड करिए और प्रश्नों की संख्या 100 करिए। तो चलिए धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी तो 5वां ही सेट है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है। अभी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। 100 प्रश्न भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलें, एक चीज मैं और बता दूं कि पिछले वीडियो में एक आध प्रश्न आप लोग के हर वीडियो में कमेंट रहता है कि एक प्रश्न दो प्रश्न जो है उसका आंसर अलग लग रहा है। तो मैं जैसा कि वीडियो के लास्ट में आपको बताता ही हूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो भी एरर लग रहा है प्रश्न उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो के भी अंत में जो भी प्रश्न होंगे पिछले वीडियो के उसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आप लोगों को। चलिए, इसमें कुछ प्रश्नों की प्रवृत्ति जो होगी ना वह थोड़ा सा पिछले वाले से हट के है। कुछ इजी प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है परीक्षा में इजी प्रश्न भी बहुत आते हैं और इजी प्रश्न ही आखिर गलत होते हैं और वही रिजल्ट आपका ब्रेक कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले मैं जूम कर लेता हूं। हाँ चलिए आइए। कह रहा है गया शहर किस नदी के किनारे है। गया शहर, गया जान ही रहे हैं कि बिहार में। 4 ऑप्शन है सोन, फल्गु, गंडक, कोसी। तो गया जो है वह फाल्गु नदी के किनारे है। क्या? अगर फाल्गु ना रहे, निरंजना रहे तो निरंजना भी आप लगा सकते हैं। गया जो है वह फाल्गु नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा नंबर सवाल, बरेला झील बिहार के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न से आप लोग रूबरू होंगे। 4 ऑप्शन है वैशाली, कैमूर, गया और नवादा। तो बरेला झील है वह कहाँ में है? वह वैशाली में है। कैसे याद करना है, परीक्षा में कंफ्यूजन होता है आपको। तो ब से बरेला और व से वैशाली दोनों को आप रिलेट कर लीजिएगा। तो बरेला झील जो है वह कहाँ में है? तो वह भैया आपका वैशाली में है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। सिताब दियारा बिहार में किनका जन्म हुआ था? 4 ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद की रामधारी सिंह दिनकर। सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? तो जान लीजिए कि सिताब दियारा में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। कहाँ में? सिताब दियारा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए चौथा नंबर सवाल, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, मतलब अंतरिक्ष में तैरने वाला या चलने वाला कह दे, है ना, तैरने वाला सामान्यतः देखने को मिलेगा आपको। प्रथम व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में चला है? 4 ऑप्शन है अलेक्सी लेनोव, स्वेतलिना स्लोवाकिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या यूरी गागरिन, है ना। तो अंतरिक्ष में चलने वालों का जब नाम आता है तो अलेक्सी लेनोव को आप नहीं भूलेंगे। किसको? अलेक्सी लेनोव को आप नहीं भूलेंगे। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति है। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां सवाल कह रहा है अन्ना कैरेनिना पुस्तक के लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस और डी है गुन्नार मिडल। जी हाँ, गुन्नार मिडल चौथा जो ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है लियो टॉल्स्टॉय। अब आपको लग रहा होगा कि सबका यही ऑप्शन है क्या? तो जी नहीं, ऑप्शन बदल जाएगा, परेशान मत होइए। आइए आते हैं 6वें नंबर सवाल पर। इनमें से किसे लोकहितवादी, देखिए लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया लोकहितवादी के नाम से? 4 ऑप्शन है वल्लभ पटेल, गोपाल देशमुख, गदाधर भट्टाचार्य, मोहम्मद अली जिन्ना। तो लोकहितवादी के जो नाम से जाने जाते हैं वह गोपाल हरि देशमुख। किसको? गोपाल हरि देशमुख के नाम से जाने जाते हैं लोकहितवादी। ओके, चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है।
मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ है ना। प्रश्न सामान्य है, थोड़ा सा प्रश्न का लैंग्वेज बदला है। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ है प्रारंभ किसके अधीन हुआ है? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप जानते हैं कि मगध का सबसे प्राचीन वंश था हर्यंक वंश था। कौन सा था? हर्यंक वंश, है ना, हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ये भी आपको पता है। तो मगध राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? तो बिंबिसार। ना तो चंद्रगुप्त मौर्य, ना अजातशत्रु, ना जरासंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, बढ़िया लेवल का पूछता है ये वाला। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शन है, 28 नवंबर 1940, 28 नवंबर 1942, 1941 या 1944। तिथि सब में 28 नवंबर है, तो जाहिर सी बात है कि 28 नवंबर ही होगा। ईस्वी आपको देखना है, तो आप जान लीजिए कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था यह वर्ष 1940 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 28 नवंबर 1940। चले आगे, चलिए 9वें सवाल पर। इनमें से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, प्रश्न भले ही इजी लग रहा हो, लेकिन सारे प्रश्न सामान्यतः एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, सारे प्रश्न इसके, है ना। तो इनमें से सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है मिंटो को, कर्जन को, हार्डिंग को, है ना, या चौथा जो ऑप्शन है वह है लॉर्ड कैनिंग को। चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर होगा, नीचे होगा, है ना, लॉर्ड कैनिंग को। देखिए यहाँ पर है। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की अगर बात करें तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। जी हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो उस समय श्रम मंत्री पूछ रहा है कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम या बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, श्रम मंत्री नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे, श्रम मंत्री नहीं थे। जगजीवन राम जो थे वह श्रम मंत्री थे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या हम लोग 11 की ओर। किसने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे इसमें ना, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो अभी तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति। उसी तर्ज पर यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं कोई, तो राजेंद्र प्रसाद तो होगा नहीं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बाद में बने हैं राष्ट्रपति, ये भी आपको पता ही है। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या इनकी शपथ ही नहीं हुई थी। तो याद कर लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर वायसराय था, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का समझ लीजिए कि जो अंग्रेज के तरफ से बन रहा था गवर्नर जनरल, तो सबसे लास्ट यही था, विदेशी, है ना। भारतीय की बात आएगी तो सी राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ शपथ पूछ रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो ही है वही इनको शपथ दिलाया है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा प्रश्न है, डीप है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में पूछता है। उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि को स्वीकार किया गया? देखिए स्वीकार किया गया, लाया गया, ये नहीं पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, ये नहीं पूछ रहा है, स्वीकार कब किया गया। तो स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को। जी हाँ, 22 जनवरी 1947 को। लाया कब गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रस्तावना। तो याद रखिएगा, ये प्रस्तावना बन जाएगा बाद में जाकर के उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये स्वीकार किया गया है सी ऑप्शन में, यानी कि 22 जनवरी 1947। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल नया प्रश्न।
नया प्रश्न कहने से मतलब है कि सामान्यतः आप जिस किताब में पढ़ते हैं उसमें इन सारे प्रश्नों का जिक्र नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन बिहार दरोगा आप जान रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किंग है। नए नए प्रश्न बहुत लाता है बिहार दरोगा में, नए नए प्रश्न आपको बहुत लाता है, तो इसीलिए आप तैयार पहले से ही रहिए। चलिए, संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया, प्रतीक या कभी मुहर इसको दे देगा, है ना। संविधान सभा का अगर कह दे कि मुहर के रूप में अपनाया गया, तो किसको अपनाया गया? ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, फिर शेर या मोर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को शेर लगेगा, कुछ को मोर लगेगा, लेकिन कुछ को क्या लगेगा? हाथी नहीं लगेगा, बट सही आंसर हाथी ही है। संविधान सभा का जो प्रतीक था या मुहर कह लीजिए, वह हाथी। क्या था प्रतीक के रूप में? हाथी था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कनाडा का संविधान बनने में लगभग कितना वर्ष का समय लगा था? कितना समय लगा था कनाडा के संविधान बनने में? भारत के संविधान बनने में कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना, लगा था ना। लेकिन कनाडा का संविधान लगभग 2.5 वर्ष में तैयार हो गया था, यानी कि 2 वर्ष और 6 माह में यह तैयार हो गया था। तो इसका ए महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ए आंसर, है ना। चलिए, 15वें सवाल। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, है ना, छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ना। पहले के लोग होते थे ना कि छू दिया, अगर कोई छोटा जाति वाला छू दिया तो मार देते थे, झापड़ से मार दिया, फिर डंडा से, तलवार से, जो भी मारते थे उसको दंडित करते थे, लेकिन इसको अंत कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? जब आप अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे तो इसी में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत, है ना। 18 में है उपाधियों का अंत, 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे आपको चारों अनुच्छेद में ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द लिया गया है। स्वतंत्रता है ना, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है बताइए? भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 2, 3, 4 या 5? तो जान लीजिए 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। मैं प्रस्तावना पढ़ाया हूं डिटेल में, वहां जाकर के पढ़ लीजिए। तो यही कह रहा है कि स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? रूस से, कि फ्रांस से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कि दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो जो स्वतंत्रता है वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। चलिए, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम का कौन सा सही है? देखिए, वरीयता से एक प्रश्न बिहार दरोगा में टपका देता है और आपको दिक्कत हो जाती है। तो वरीयता में कि सबसे हाई रैंक वाला, फिर उससे छोटा रैंक वाला, फिर उससे छोटा रैंक, फिर उससे छोटा रैंक, फिर उससे छोटा रैंक वाला, ये चुनना है आपको। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति के बाद कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको सही लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, तो दूसरा पर ही आ जाएगा। फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष या चीफ जस्टिस जो है 7वें नंबर पर हो जाते हैं, है ना। बीच में है तो गैप है, बट कोई दिक्कत नहीं, उनसे जूनियर, इनसे जूनियर ये, इनसे जूनियर ये, इनसे जूनियर ये, इनसे जूनियर ये, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति के बाद लोकसभा अध्यक्ष तब प्रधानमंत्री, तो गलत। पहले राष्ट्रपति तो दूसरे में उपराष्ट्रपति, तो ये गलत है। इस सी को देख लीजिए, सी तो सफा गलत है। उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति, यह गलत है, पहला सही हो जाएगा। तो 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, है ना, तो फिर प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे करके हैं, तो ये कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, मैं वरीयता क्रम पर एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, सबका सीक्वेंस मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अच्छा, इसका मतलब सिक्किम पहले पूर्ण राज्य नहीं था, पूर्ण राज्य नहीं था सिक्किम, है ना। पूर्ण राज्य इसको बनाया गया है। कब बनाया गया है? 4 ऑप्शन के द्वारा। 35वें संविधान संशोधन 74 से,
36वें संविधान संशोधन 75 से, 37वें 75 से या 38वें 75 से? तो 36वें संविधान संशोधन से 75 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। चलिए 19वां सवाल, रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है किस अभिलेख से? नासिक अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, ग्वालियर अभिलेख से कि इनमें से कोई नहीं? तो रेशम बुनकरों की जो जानकारी है ना वह मंदसौर, जी हाँ, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे चलें 20वां नंबर प्रश्न, इजी प्रश्न है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8, 18, 104 या खाली 4? तो जान लीजिए वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। लेकिन उपनिषद पूछ दे तो उपनिषद 108 हैं। पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं। ये भी आपको याद रखना है। वेद 4, उपनिषद 108, पुराणों की संख्या 18। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे देखिए, संगम काल से एक प्रश्न संगम काल से आपको देखने को मिल ही जाएगा परीक्षा में। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? जब संगम काल था तो उसमें सर्वाधिक, देखिए मेन ये 3 मिलते हैं, चोल, चेर और पांड्य। तो जिसमें सबसे जो शक्तिशाली था ना वह चोल था। विजयालय है ना, राजधानी इसकी तंजौर थी, विजयालय इसका संस्थापक था। तो ये भी याद रखना है। चलें आगे आते हैं। 1000 खंभा महल किसने बनवाया था? जी हाँ, 1000 खंभा महल किसने बनवाया था? यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख गया है। ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो 1000 खंभा अलाउद्दीन है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कैसे याद रखेंगे भैया? 1000 खंभा तो बहुत बड़ी बात है ना बनाना, 1-2 खंभा तो आप बना देंगे। 1000 खंभा आपसे संभव है? आपको कोई कह दे कि 1000 खंभा बना दीजिए तो बनाएंगे? आप कहेंगे नहीं भैया हमसे नहीं बनेगा, ये अल्लाह जाने। अगर आप हिंदू हैं तो आप कहेंगे ये भाई भगवान के बस का है, हम नहीं बना पाएंगे, हम भगवान नहीं है जो बना दे। जो मुस्लिम भाई हैं वो कहेंगे अल्लाह बना पाएंगे। तो इसका मतलब अलाउद्दीन 1000 खंभा। याद रखिएगा बस। देखिए ये किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद कभी भी मैं किसी को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं करता हूं। बस ये याद करने के लिए मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा ये मकसद नहीं होता है कि आपको बुरा लग जाए हमारी कोई भी बात। चलिए, किस मुगल शासक ने मुसलमान को तगमा नामक टैक्स यानी तगमा कर से मुक्त किया? सीधा प्रश्न है कि तगमा जो कर था उससे मुक्त किसने किया? कौन सा मुगल? तो वह मुगल है बाबर। जी हाँ, बाबर ने ही तगमा नामक टैक्स से मुक्त कर दिया था। देखिए बढ़िया प्रश्न है, 24 नंबर अक्सर परीक्षा में देखने को मिल जाता है। इनमें से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम और शेर शाह। तो जो गुलरुखी के नाम से लिखता था वह था सिकंदर लोदी। जी हाँ, सिकंदर लोदी जो था वह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं 25वें नंबर सवाल की ओर। लैंड होल्डर्स समिति की स्थापना किसके द्वारा कोलकाता में की गई थी? लैंड होल्डर समिति की बात कर रहा है कि लैंड होल्डर जो समिति थी इसकी स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी, है ना, किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और द्वारिकानाथ टैगोर। या द्वारिकानाथ कहीं ठाकुर भी मिल जाएगा आपको, इसको ठाकुर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो राइट आंसर है, लैंड होल्डर्स जो समिति कोलकाता में स्थापित हुई थी इसके जो संस्थापक है ना वह डी, द्वारिकानाथ टैगोर। जी हाँ, कैसे याद रखेंगे कि आपके पास लैंड मतलब कि जमीन है, तो जमीन में आप क्या बनाना चाहेंगे? पहले घर बनाएंगे, उसके बाद घर में एक द्वार बनाएंगे ना, कि बिना द्वार के घर बना लेंगे। जमीन तो है, घर बनाएंगे तो घर द्वार बनाएंगे ना उसमें। बस लैंड होल्डर आ जाए
तो बताइएगा कि है रे, लैंड यानी जमीन है तो उसमें हम घर द्वार तो बनाएंगे, द्वार से आपको द्वारिका याद हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न, बाल हत्या निरोधक कानून 1804 ईस्वी में, इस कानून के द्वारा नवजात शिशु हत्या करने पर रोक लगाई गई। इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? सीधा कह रहा है कि बाल हत्या जो कानून आया था निरोध वाला, तो गवर्नर जनरल कौन था? वेल्जली था, विलियम वेंटिक था, लॉर्ड कजन था, या लॉर्ड हार्डिंग था? तो लॉर्ड वेलेजली, जी हाँ, कौन? वेलेजली जो था वह ये शिशु नवजात शिशु की हत्या जब रोक लगाई गई उस समय यही था गवर्नर जनरल। देखिए एक अंतरिक्ष प्रश्न है, मतलब अंतरिक्ष का मतलब कि जो अनुसंधान होता है, जैसे मंगल ग्रह की खोज हो या चंद्रमा पर यान भेजना हो या शुक्र, मतलब जो भी हो उससे संबंधित, उसी दरमियान ये पूछा जा रहा है MOM यानी कि मॉम, है ना, मॉम जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन है, मून ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑफ मिशन, या मून ऑफ मिशन, है ना। तो मॉम का जो फुल फॉर्म है, असली फुल फॉर्म वो होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, है ना। यह मंगल ग्रह पर जब भेजा गया था उस समय इसको शुरू किया गया था। चलिए 28वां प्रश्न, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है? 4 ऑप्शन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है? तो पहला ऑप्शन है लिविंग हाउस, लिविंग हाउस कुछ है नहीं, लीनियस होना चाहिए या कुछ भी, चलिए कोई बात नहीं, ये है ही नहीं ऑप्शन, तो क्या मतलब है, टाइप गलत हो गया है। कार्ल लैंडस्टेनर, एडवर्ड जेनर, या माइकुलेंट? तो जो राइट आंसर है ब्लड ग्रुप वो कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर। बाकी ये सब ये दोनों फर्जी ऑप्शन है, पता नहीं लिविंग हाउस कौन है मुझे भी नहीं पता है, और माइकुलेंट भी मुझे नहीं पता है। तो जो राइट आंसर है ना वह है कार्ल लैंडस्टीनर, जी हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जानकारी रखना चाहिए आपको। नेको, कहीं कहीं आपको इसको नाको भी मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना, जो मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं, अगर सेट उट आप देंगे तो कहीं कहीं पर आपको नाको लिखा मिल जाएगा, हिंदी में ऐसे लिख देगा नाको, NACO को नाको लिख देगा। तो आपको ध्यान रखना है, नेको जो है यह एक संस्था है, यह संस्था किससे संबंधित है? तो आपने ऐड देखा होगा, नेको को हाँ, नेको को हाँ, एड्स को ना, है ना, ये ऐड आता है इसका, नेको को हाँ, एड्स को ना, यानी कि ये एड्स से संबंधित है। नेको जो संस्था है वह किससे संबंधित है? एड्स। एड्स के बारे में तो सब लोग लगभग जानते ही होंगे, एड्स कैसे फैलता है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जागरूक हैं इसके बारे में। चलिए बढ़िया प्रश्न है 30 नंबर सवाल, बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन सा जंतु उपयोगी है ना। 4 ऑप्शन है, गिरगिट, खरगोश, मधुमक्खी और गिलहरी। तो बारूदी सुरंग का अगर पता लगाना है तो उसमें मधुमक्खी जो है ना वह उपयोगी है। कौन? मधुमक्खी जो है वह उपयोगी है बारूदी सुरंग का पता लगाने में। चलिए, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? आपने देखा होगा गांव घर में कि गांव घर में अगर भैंस है और भैंस का मान के चलिए कि बच्चा किसी का मर जाता है तो क्या करता है वो आदमी कि वो इंजेक्शन देना भैंस को शुरू करेगा, है ना, इंजेक्शन देना भैंस को शुरू करेगा, क्योंकि उसके जो थन है जो दूहते हैं दूध, उसमें दूध आ जाए। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा इंजेक्शन देगा, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, या टेस्टोस्टेरॉन, या पिटोसिन? तो ऑक्सीटोसिन, जी हाँ, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएगा और इससे गाय हो या भैंस हो वह दूध उसके थन में आ जाएगा, फिर आप दूध लेंगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, है ना, इंजेक्शन दे करके और दूध नहीं उतारना चाहिए, ये नुकसानदेह होता है जानवर के लिए भी और जो दूध सेवन करेगा उसके लिए भी। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं इंजेक्शन दे के ज़बरदस्ती, तो थोड़ा सा बचिएगा, मतलब कोशिश करिएगा कि बिना इंजेक्शन के ही दूध उतर जाए। चलिए, कौन सा विटामिन अम्ल क्षार संतुलन बनाए रहता है? बढ़िया प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है, परीक्षा हेतु तैयार प्रश्न है,
परीक्षा में आ सकता है। CBKA है ना, तो जो अम्ल क्षार एसिड बेस जो संतुलन बनाता है, जो बैलेंस बनाता है, वह है विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। चलिए, ये बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, नहीं समझेंगे गलत कर देंगे। निम्न में कौन सा तत्व किडनी में पथरी, बस इतने बच्चे पढ़ते हैं किडनी में पथरी कैल्शियम ऑक्जेट ऐसे लगा देंगे, लेकिन गलत है। प्रश्न कह क्या रहा है, किडनी में पथरी बनने से रोकता है ना, रोक रहा है ना। 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सैलिक और पोटेशियम। तो कैल्शियम और ऑक्सैलिक तो है ही जो पथरी बना देता है, जो नहीं है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह पथरी बनने से रोकता है। तो 33 का मैग्नीशियम जो है वह सही आंसर हो जाएगा। CNG, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर गाड़ी में CNG आ रहा है। आप तो 2 पहिया वाहन या मोटरसाइकिल कह लीजिए, उसमें भी CNG आ गया है। इसी CNG का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, कंफर्ट नेचुरल गैस, कस्टम नेचुरल गैस, कॉल नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका नाम होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे ये गैस है, इसको संपीड़ित कर दिया गया है, प्रेशर से एकदम संकुचित कर दिया गया है, संपीड़ित कर दिया गया है, तो संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर्स वूल है ना, जस्ते का फूल कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया, फिलोसफर्स वूल या जस्ते का फूल? कभी अगर पूछ दे कि फिलोसफर्स वूल या जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे। 4 ऑप्शन है, पहला है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है टाइटेनियम ऑक्साइड, तीसरा है देख लेते हैं हम लोग फेरस सल्फेट, और चौथा है हाइड्रोजन। फेरस सल्फेट नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो सही क्या है? तो जो राइट आंसर है ना, जस्ते का फूल या फिलोसफर्स वूल, वह है जिंक ऑक्साइड। कोई दिक्कत समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। धातु की शुद्धता है ना मापने में प्रयोग किया जाता है। धातु की शुद्धता मापने किसका प्रयोग किया जाता है? पास्कल थ्योरी, न्यूटन का गति नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत या वायल का नियम। तो धातु की शुद्धता मापने में आप आर्किमिडीज, जी हाँ, जो तैरने का नियम है उसका प्रयोग करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग धातु की शुद्धता मापने में करते हैं आप। ओके, चलिए, इनमें से कौन गर्म महासागरीय धाराएं नहीं है? यानी कि ठंडी पूछ रहा है, कौन? ठंडी, ठीक है ना, कौन पूछ रहा है? ठंडी। ठंडी कौन है? 4 ऑप्शन है, कैलिफोर्निया, सुसीमा, देखिए ससीमा नहीं है, सुसीमा, अलास्का और क्यूरोसियो। तो जो गर्म धारा है वह है ये तीनों। कैलिफोर्निया जो है वह ठंडी जलधारा है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। किसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन है ना के नाम से जानते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो जी हाँ, न्यूजीलैंड को ही आप दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। इजी प्रश्न है, याद रखना है। चलिए 39 नंबर, निम्न में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है ना नॉर्थ अमेरिका में स्थित है? तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है कौन है? पंपास है, वेल्ड है या स्टेपी है या प्रेरी है? तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज ऑफ नॉर्थ आपने सुना होगा है ना, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का प्रेरी जो है यही आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा रियल में वह डी आंसर हो जाएगा। चलिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल, आंध्र, उत्तर, मध्य। तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं सर्वाधिक पूछ दे तो सर्वाधिक में अपना बिहार है ना, 1100 लगभग 4 या 6 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ खाली 17 व्यक्ति है एक वर्ग किलोमीटर में, और बिहार में 1000 प्लस है। सोच लीजिए कितना खाली खाली होगा वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, इनमें से कौन सा झूम खेती का प्रकार मध्य प्रदेश में अपनाया जाता है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ कि झूम कृषि से प्रश्न आपको मिल जाएगा देखने को।
तो झूम कृषि पढ़ लीजिएगा। झूम कृषि पर मैं वीडियो ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा चुका हूं, जाकर के देख सकते हैं आप। 4 ऑप्शन है, बीबर, कुमारी, बरिंगा, कुरुवा, है ना। झूम कृषि, और वो भी कहाँ में कह रहा है, मध्य प्रदेश में। तो आपको झूम कृषि पता होना चाहिए कि कहाँ में क्या है ना। तो जानते हैं कुमारी जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक। और बीवर जो है वह मध्य प्रदेश में। कहाँ में है, बीवर जो है वह मध्य प्रदेश में। बीबर दहिया, दहिया भी मिल जाएगा आपको। कुरुवा जो है वह झारखंड में है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बरिंगा जो है वह असम में है, ठीक ना, असम में है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। बीबर जो हो जाएगा झूम कृषि। आप जान लीजिए झूम कृषि से एक प्रश्न बन जाता है भैया, बिहार के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। पार्वती घाटी स्थित है। एक पूगा घाटी पूछता है ना, पूगा वाला, तो वो याद रखिएगा, पूगा लद्दाख में है, लेकिन अगर पार्वती घाटी पूछे तो यह हिमाचल में है। कैसे याद रखना है, पार्वती की सहेली है हिमा। कौन है, पार्वती की सहेली है हिमा। ये कह रही है पार्वती हिमा से कि चल चल, बस याद हो गया, पार्वती हिमाचल, हो गया समाप्त। ऐसे आप याद रखेंगे। असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय जो है वह कहां से कहां तक फैला है, 4 ऑप्शन मिलेगा। काली नदी और तीस्ता के बीच, चलिए। दूसरा ऑप्शन मिलेगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, चलिए। तीसरा ऑप्शन मिलेगा सतलज और काली के बीच। चौथा ऑप्शन मिलेगा सतलज एवं सिंधु के बीच। तो याद कर लीजिए, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है वही तो है असम हिमालय। आप जब नक्शा देखेंगे तो नक्शा में भारत में जो सबसे इधर है ना पूर्वोत्तर भाग, वही तो है असम का बीच में, है ना। तो यह हो जाता है तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, पूछता है ये वाला। वेलिंगटन द्वीप, जी हाँ, वेलिंगटन द्वीप स्थित है मुंबई में, अंडमान में, केरल में कि तमिलनाडु में। तो वेलिंगटन जो द्वीप है ना वह केरल में है, और इस द्वीप पर जो नौका दौड़ होता है वह होता है यहाँ, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए 45 नंबर सवाल, थोड़ा सा समझना है, इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। मृदा अम्लीय माना जाता है यदि उसका पीएच मान, अब आप जानते हैं कि 7 से ऊपर क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय, तो उस हिसाब से तो प्रश्न हो जाना चाहिए था, आंसर ए होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 6 से कम होता है तो मृदा अम्लीय होती है, ठीक है ना। 6 से अगर कम होगा तो मृदा जो है वह अम्लीय हो जाएगी, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा जानी जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वह 4 ऑप्शन है, खादर, बांगर, तराई की, कोई नहीं इनमें से, है ना। तो पुरानी जो है ना वह बांगर, जी हाँ, बांगर नाम से जानी जाती है। पुरानी मिट्टी हो तो उसको बांगर नाम से जानते हैं। कैसे याद रखना है, आप जानते हैं ना कि गांधी जी का क्या नाम था, बापू भी गांधी जी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बापू। तो बापू, कैसे, बा से बांगर और पू से पुराना, यानी पुराना मिट्टी को बापू याद रखना है। ऐसे करके आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलने वाले हैं आप। बांगर और खादर में अक्सर कंफ्यूजन होता था। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, 4 ऑप्शन है, 1980, 1981, 1986, 1981, 1986 और 2003। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना है वह है आंसर बी, यानी कि वर्ष 1981 में। चलिए एक आते हैं चिपको आंदोलन, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, इंपोर्टेंट है। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 70, 72, 74 की 73 में। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था भैया, जान लीजिए। चिपको आंदोलन जो था वह 72 में शुरू हुआ था। कब, 72 में शुरू हुआ था। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिस्टोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं, हिस्टोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, मतलब हिस्टोलॉजी अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी में किसका करते हैं, क्या पहाड़ का, नहीं। इतिहास के बारे में, नहीं। अच्छा, हिस्टो से हिस्ट्री मत समझ के और इतिहास लगाना है, नहीं। हड्डियों का, नहीं। उत्तक यानी कि टिश्यूज का अध्ययन जो है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यूज का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है।
आज का आखिरी सवाल बढ़िया प्रश्न है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, अध्यक्षता पूछ रहा है। अगर पूछे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है भाई, संयुक्त बैठक जो है वह बुलाता कौन है, तो बुलाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? तो बुलाएगा राष्ट्रपति, है ना। लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके और ज्वाइंट सेशन बुला देता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, देख लीजिएगा। तो ये 50 प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग आते हैं कि जो पिछली वीडियो के गलत प्रश्न है, जो एरर प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया है कि सर ये जब 1911 में नाभिक की खोज हुई है तो 1908 में नोबेल कैसे मिला है? तो ये देखिए क्लास 9th का एनसीईआरटी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं यहीं से क्वेश्चन भी मैं सेट किया था और बिल्कुल लैंग्वेज भी प्रश्न का यही था। उन्होंने सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीधी सी बात है, वर्ष 1908 में मिला है ना, वर्ष 1908 में। तो मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक दो प्रश्न और हैं जो आपके डाउट्स हैं, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। एक दो प्रश्नों के बारे में डाउट आया था पिछले वीडियो का, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दो प्रश्न थे, देख लीजिए उसको। एक प्रश्न था कि सफेद झंडा वाला, कि सर इसका सी आंसर होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका सी ही आंसर होगा, संधि या समर्पण, है ना। संस्कृति और सभ्यता मैंने भूलवश बताया है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सी ऑप्शन, संधि या समर्पण, सफेद झंडा। एक और प्रश्न का है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या 39 बता रहे हैं बच्चे, तो मैं उसका भी कर दे रहा हूँ। हाँ, एक बच्चा ने कमेंट किया है कि मगरमच्छ के लिए संरक्षण बनाई गई है 1975, उन्होंने बताया है। लेकिन देखिए, जो महेश बड़वाल की भारत का भूगोल है, उसमें आपको वर्ष 1974 मेंशन है। तो मैं जिस बुक से क्वेश्चन सेट किया हूँ, चूंकि वो पुस्तक है, अच्छी किताब है, उसमें गलतियां कम होती हैं, इस वजह से मैंने उसको उठाया है। तो वहाँ वर्ष 1974 ही है। बट जब मैं गूगल, हाँ 74, बट जब मैं गूगल किया तो वर्ष 1975। तो गूगल को बहुत प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, गूगल में भी बहुत त्रुटियां हैं। तो इसके लिए आप मतलब ये मत कंफर्म हो जाइए कि गूगल पर 75 दे रहा है तो 75 ही है। किताब में अगर 74 है तो ये सही हो सकता है। आगे जब मैं एनसीईआरटी में इसको क्लियर कर लूंगा, एनसीईआरटी में जब मैं इसको ढूंढ लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको क्लियर करा दूंगा। जो भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। फिलहाल आप 74 याद रखिए, अगर गूगल की मानेंगे तो 75 याद रखिए, दोनों आपको समझ लेना है। तो चलिए, इतना ही। और कोई डाउट हो तो अगले वीडियो में आप बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।